कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ऊपर अच्छांश के कमरे में अच्छांश शिवांगी को लेकर कमरे में आकर बेड पर लेटा देता है। शिवांगी अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। अच्छांश उसके सर को सहलाते हुए, क्यों इतना घबरा रही हैं? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिवांगी बोली, आप ठीक कह रहे थे, ये हमारी लाइफ का दूसरा विराज बनकर आ गया है, लेकिन अब मैं आपसे दूर नहीं हो सकती। प्लीज़ उसे ख़त्म करवा दीजिए। अच्छांश बोला, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम लेते हुए। आपको क्या लगता है मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा था? शिवांगी बोली, मुझे वो सब कुछ नहीं जानना, बस उसे हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, अब वो क्या, कोई भी हम दोनों के दरमियान नहीं आ पाएगा, जल्दी ही उसका चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। शिवांगी बोली, लेकिन आप तो ऑफिस में थे, आपको किसने बताया? अच्छांश मुस्कुराते हुए, आपने ही तो कॉल किया था। शिवांगी बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई थी जब गार्ड ने बताया कि कोई मिलने आया है। 8-10 गाड़ियां हैं, तो मुझे लगा कि शायद कोई आपको जानने वाला होगा, इसलिए कॉल कर रही थी, लेकिन तभी दोबारा गार्ड ने आकर बताया कि वो वीर रंधावा है। डैड और मैं इतने सालों बाद फिर से उसका नाम सुनकर सोच में पड़ गए थे और हमें फिर से उसकी की गई हरकतें याद आने लगी थी। अच्छांश बोला, मैंने कॉल रिसीव कर दिया था, उसका नाम सुन मैं खुद को रोक नहीं पाया। पूरे रास्ते उसकी बकवास बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। शिवांगी बोली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, डैड ने उसे कब हमारे बारे में बताया था, और वो जब इतने सालों से दूर था तो अचानक हमारी लाइफ में क्यों आ गया? अच्छांश बोला, वो तो डैड ही बताएंगे, लेकिन अभी के लिए खुद को शांत कीजिए, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसके बारे में सोचें। शिवांगी बोली, मुझे किसी के बारे में सोचना भी नहीं है। अच्छांश उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, मेरे बारे में भी नहीं सोचना है? शिवांगी उसके शर्ट के बटन में अपनी उंगलियों में फंसाते हुए, नहीं, आपके बारे में सोचना नहीं है, आपको तो महसूस करना है अपने बेहद करीब। अच्छांश अपनी आंखों में मोहब्बत के हजारों दीप जलाए शिवांगी की आंखों में देखने लगता है। दोनों की आंखों में उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात हिलोरे ले रही थी। दोनों की तंद्रा तब टूटी जब शिवाच की आवाज़ आई। वो बेड पर चढ़ने की कोशिश करते हुए, पापा मम्मा। अच्छांश अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। शिवांश अच्छांश के पेट पर बैठते हुए, मम्मा आपने उस बुरे अंकल को भगा दिया? शिवांगी मुस्कुराते हुए, हाँ। अच्छांश बोला, आपको किसने बताया? शिवाच बोला, दादी ने। मम्मा गुस्सा थी ना, तो दादी ने बताया कि वो बुरे अंकल हैं, इसलिए मम्मा को गुस्सा आया है। शिवांगी उसके हाथों को चूमते हुए, सॉरी बच्चा, आप डर गए थे? शिवाच बोला, नहीं मम्मा, मैं तो ब्रेव बॉय हूँ ना। अच्छांश और शिवांगी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, हमारा बच्चा तो सबसे ब्रेव है और बहुत ही स्ट्रांग भी। शिवाच दोनों से बातें करते हुए खेलने लगता है। शिवांगी भी सारी बातों को झटकते हुए अपने पति और बच्चे में गुम हो गई थी। बाहर वीर रंधावा वहां से देहरादून के लिए निकल गया। उद्भव सिंह ने अपने एक आदमी को उस पर पूरी तरह नज़र रखने को कहा। थोड़ी देर बाद अच्छांश और शिवांगी भी शिवाच को लेकर बाहर आ गए। शाम को अच्छांश उद्भव सिंह के साथ स्टडी रूम में बैठा वीर रंधावा के बारे में पूछ रहा था। उद्भव सिंह ने बताया कि जब कॉलेज में शिवांगी ने वीर रंधावा को मारा था और वो अस्पताल में भर्ती हो गया था, उसके एक हफ्ते बाद वीर रंधावा के बाप ने उद्भव सिंह को ऑफिस जाते वक्त किडनैप कर लिया। उस समय उनके साथ 2 बॉडीगार्ड ही थे, जिस वजह से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उद्भव सिंह की आंखों से जब पट्टी हटाई गई तो सामने वीर रंधावा और उसका बाप बैठा हुआ था। उद्भव सिंह गुस्से से, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? वैसे भी तुम लोगों से यही उम्मीद थी। एक तरफ जनता की सेवा का नाटक करते हो और दूसरी तरफ उन्हें परेशान भी। वीर रंधावा बोला, हम यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं और ना ही अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मांगने। मुझे बस शिवांगी चाहिए। बहुत कोशिश करके देख ली, बात करके देख लिया, जान देने की धमकी भी दी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। और किसी के लिए ना सही, अपने बाप के लिए तो वो ज़रूर यहाँ आएगी
और मुझसे शादी भी करेगी। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगी। मैं उसे मना लूँगा, मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। उद्धव सिंह बोले, अपने ख्याली पुलाव को इतना भी मत पकाओ कि वो जल जाए। मेरी बेटी तुमसे किसी भी शर्त पर शादी नहीं करेगी। तुम्हें मेरी जान चाहिए, ले लो मेरी जान। वीर रंधावा का बाप बोला, देखो उद्धव सिंह, हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बेटे के आगे मैं भी मजबूर हूँ। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा घर खानदान बैठे बैठे मिल गया। और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास इतनी दौलत है कि तुम्हारी बेटी राज करेगी। ऊपर से मेरा बेटा भी इतना प्यार करता है। उद्धव सिंह मुस्कुराते हुए, आपने ठीक कहा मंत्री जी, दुनिया के बाप अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा घर ढूंढते हैं। लेकिन वो क्या है ना, मेरी सोच थोड़ी अलग है। मुझे मेरी बेटी के लिए कोई घर और कोई लड़का नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब मेरी बेटी ने खुद हासिल कर लिया है। और जो मज़ा खुद से हासिल करने में है वो किसी के खैरात देने में कहाँ। और रही तुम्हारे बेटे के प्यार करने की बात, तो भले ही दुनिया ये कहती है कि हमें उसका हाथ थामना चाहिए जो हमसे प्यार करता हो, लेकिन यहाँ भी मेरी सोच अलग है। मेरी बेटी जिससे प्यार करेगी उसी से शादी करेगी। वीर रंधावा बोला, डैड, मुझे इसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी से शिवांगी को फ़ोन लगाकर बुलाओ। उद्धव सिंह बोले, वीर, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे प्यार को, लेकिन तुम भी समझो, मेरी बेटी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वीर रंधावा बोला, वो मेरी ही होगी। दुनिया की कोई ताकत उसे मेरी होने से नहीं रोक सकता। उद्धव सिंह उसकी आंखों में इस वक्त जुनून और पागलपन देख रहे थे जिसमें वो कुछ भी कर गुजर सकता था। वो थोड़ा प्यार से बोले, वीर, क्या तुम चाहते हो कि शिवांगी खुद को ख़त्म कर ले? वीर रंधावा बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता। ये बात तुम भी जानते हो कि जितना वो कॉलेज में मेरी इंसल्ट की है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं कब का अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दिया होता। लेकिन देखो, शिवांगी अभी भी सही सलामत है। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। उद्धव सिंह बोले, तो फिर तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। उल्टा अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो खुद की जान दे देगी। वीर रंधावा का बाप बोला, लेकिन क्यों? उद्धव सिंह बोले, आप लोग अभी शिवांगी को पूरी तरह नहीं जानते हैं। वो पहले से ही एक लड़के से प्यार करती है। ये सुनते ही वीर रंधावा गुस्से में वहाँ टेबल पर रखे वाच को पटकते हुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। उसकी लाइफ में और किसी ने भी आने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। उद्धव सिंह बोले, वीर, उसकी लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है। उसे लड़के ने धोखा दिया है उसे, जिस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। वो इस वक्त किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तुमने सोचा है कि तुमसे वो इतनी दूर दूर क्यों भागती है? तुम गुड लुकिंग हो, अमीर हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है। लेकिन क्या शिवांगी की तरफ से ऐसा कुछ भी लगा तुम्हें? वीर रंधावा उद्धव सिंह की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वीर रंधावा का बाप भी अब आगे कुछ नहीं कह पाता। उद्धव सिंह दोनों को चुप देख मन ही मन, ये दोनों जोर जबरदस्ती से नहीं, इसी तरह प्यार से समझाने पर ही मानेंगे। मुझे इस वक्त किसी तरह इनको कन्विंस करना होगा। उद्धव सिंह बोले, वीर, अगर तुम इस वक्त उसे यहाँ बुला भी लेते हो और मेरे द्वारा ब्लैकमेल करके शादी कर भी लेते हो तो वो जिंदा नहीं बचेगी। फिर भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ये करके देख सकते हो। वो इस वक्त डिप्रेशन में है। डॉक्टर ने बताया है कि इस वक्त उसे सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसे किसी के जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो तुमने कॉलेज में भी देख लिया होगा। वीर रंधावा और उसके बाप को याद आता है कि कैसे शिवांगी उसे बिल्डिंग पर से कूदने के लिए कह रही थी। ये सोचकर ही वो कांप जाता है। वीर रंधावा के बाप को भी अब इस बात पर विश्वास होने लगा था कि शिवांगी सच में शायद पागल हो गई है। वीर रंधावा सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, क्योंकि शिवांगी की ज़िंदगी को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मेरी नज़र हमेशा उस पर रहेगी। उसकी लाइफ में या तो मैं रहूँगा, नहीं तो कोई नहीं। वो चाहे जितना वक्त ले ले, अगर जब भी वो आगे बढ़ेगी उसे मेरा हाथ ही थामना होगा। उद्धव सिंह बोले, ये तो भविष्य की बात है। शिवांगी आगे बढ़ेगी या नहीं, उसकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर मैं इस बात का वादा कैसे करूं?
वीर रंधावा बोला, मैं आपसे कोई वादा मांग भी नहीं रहा, मैं खुद शिवांगी पर अपनी पूरी नज़र रखूंगा, लेकिन अगर आप भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। शिवांगी की तबीयत भी जल्दी सुधर जाएगी, नहीं तो इस तरह अकेले और घुटती रहेगी वो। उद्भव सिंह बोले, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद वीर रंधावा उन्हें छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम। उद्भव सिंह ये सारी बातें अच्छांश को बता रहे थे। अच्छांश बोला, आपने ये बात शिवांगी को बताई? उद्भव सिंह बोले, नहीं, उस वक्त उसकी हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा था, तुम्हारी वजह से वो ऐसे ही स्ट्रेस में थी। अगर मैं ये बात भी बता देता तो शायद वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती। मैंने वीर रंधावा से कोई झूठ नहीं कहा था, सच में उस वक्त शिवांगी की हालत बेहद नाजुक थी। कभी बैठे बैठे ही तुम्हें इमेजिन कर हंसने लगती तो कभी रोने लगती, कभी रातों को नींद आने पर जोर जोर से चीख उठती, कभी बिल्कुल खामोश हो जाती। मैंने वीर रंधावा को केवल शिवांगी की तबीयत के बारे में बताया, लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसकी आंखों में किसी लड़के का जिक्र सुनकर ही मैंने एक आंख देखी थी। अगर उसे प्रेगनेंसी की खबर हो जाती तो शायद उस बच्चे को मारने की कोशिश करता, इसलिए मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई। उसके बाद से वो कभी सामने नहीं आया, लेकिन जैसा कि उसने कहा था कि उसके आदमी नज़र रखेंगे, इसलिए मैंने भी सावधानी बरती। घर में नर्स को हायर किया था ताकि 24 घंटे शिवानी को कोई दिक्कत ना हो, और वीर रंधावा को लगता था कि शिवांगी की तबीयत की वजह से मैंने नर्स रखा है। अस्पताल में जब शिवांगी की डिलीवरी के लिए ले जाया गया तो मैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि अगर कोई नज़र भी रखा हो तो उसे शिवांगी के बच्चे के बारे में कोई खबर ना हो। वैसे भी उसका आदमी 24 घंटे नज़र नहीं रखता था, बस हफ्ते में 2 बार आकर शायद शिवांगी को देखकर चला जाता था। अच्छांश उद्भव सिंह की सारी बातें सुनते हुए, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? शिवांगी तो चाह रही है कि उसे ख़त्म करवा दें। मेरा भी कुछ ऐसा ही मन था, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। उद्भव सिंह बोले, बेटा, जितना मैंने उसे जाना है उस पर मैं यही कह सकता हूँ कि वो उतना बुरा नहीं है, ना ही उसका प्यार झूठा है, बस उसने गलत लड़की से प्यार कर लिया है। ये उसकी बदकिस्मती है। मुझे भी उसके यहाँ आने की बात सुनकर गुस्सा आया था कि अब वो सच जानकर भी यहाँ पर तमाशा करने आया है, लेकिन शायद उसे पूरी जानकारी नहीं थी। आई होप अब वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले। अभी कुछ दिनों के लिए उस पर केवल नज़र रखिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छांश हाँ में सिर हिलाते हुए, यही ठीक रहेगा। दोनों कमरे से बाहर आते हैं, तब तक डिनर भी तैयार हो गया था। डिनर करने के बाद सभी सोने चले जाते हैं। इधर वीर रंधावा देहरादून पहुंच गया था, लेकिन अभी भी उसका दिमाग शिवांगी में ही उलझा हुआ था। जैसे ही वो अपने कमरे में आया, चारों तरफ दीवारों पर शिवांगी की तस्वीर लगी हुई थी। वीर रंधावा घुटनों के बल बैठते हुए जोर से चिल्लाने लगता है। आज उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। पहली बार उसने मोहब्बत को महसूस किया था। शिवांगी में एक अलग ही कशिश थी जो उसे हर पल अपनी तरफ खींचने लगी थी। उसका विश्वास था कि आज नहीं तो कल शिवांगी को उसकी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा, लेकिन आज शिवांगी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। उसके बातों में नफरत साफ झलक रही थी। ये सब अभी भी वीर रंधावा के कानों में गूंज रहा था। वो चिल्लाते हुए, आखिर क्यों शिवांगी, क्यों आप मेरी नहीं हो सकती? इतना लंबा इंतजार किया लेकिन फिर भी मेरा हाथ खाली रह गया। ऐसा उस अच्छांश में क्या है जो मुझ में नहीं है? तभी उसे उद्भव सिंह की बातें याद आई। वो खुद से, क्या करूं मैं? आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन मैं चाहकर भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। और उस अच्छांश को मारने की बात सुनकर ही आप इतनी भड़क उठी थी। फिर अगर उसे कुछ कर दिया तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। सारी बात सोचते हुए वहीं फर्श पर सो गया। इस वक्त उसके माँ बाप यहाँ नहीं थे, वो अब लंदन में ही ज़्यादा रहते थे। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो फिर से सारी बातें जहन में ताज़ा हो गई, लेकिन अब वो बहुत शांत था। चीखने चिल्लाने और रोने के बाद अब सारी तकलीफ़ें कुछ हद तक कम हो गई थी। वो शिवांगी की एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आते हुए, सही कहा आपके डैड ने, जिस तरह अगर कोई मुझसे आकर कहे कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं उसका हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं हो सकता, इस तरह आप भी मेरी कभी नहीं हो सकती।
लेकिन आपकी खुशी के लिए अब आपकी लाइफ में कभी नहीं लौटूंगा। आप खुश रहें, अब यही मेरी मोहब्बत होगी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खुद को सही करते हुए दरवाज़ा खोलता है। बाहर उसका असिस्टेंट खड़ा था। वीर रंधावा बोला, क्या हुआ? असिस्टेंट बोला, सर हमने आपके पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू लिया था, उसमें से हमने एक फ़ाइनल कर लिया है। वीर रंधावा बोला, ओके, आज सारे मीटिंग का शेड्यूल सेट करो, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होकर। अब वो खुद को आज़ाद महसूस कर रहा था। अब ना कुछ पाने की तमन्ना थी, ना कुछ खोने का डर। अपने दिल में छुपी मोहब्बत को महसूस कर आगे का पूरा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका था। लेकिन ऊपर वाले ने किसकी किस्मत कैसे लिखी है ये तो किसी को नहीं मालूम था। वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आता है, सर्वेंट ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। असिस्टेंट उसे गाड़ी में ही आज सारे काम का ब्यौरा दे रहा था। आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी उसके साथ ही थी। कुछ देर में वे लोग देहरादून के मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंच गए थे। वहां पर होते सारे काम काज को एक नज़र देख अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट फाइलें रखी हुई थी जिसे वो पढ़ने लगता है। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आती है। वो फाइल पढ़ते हुए ही कम इन। कुछ ही क्षणों में उसके कानों में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। और वो हैरानी से अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो वो अवाक रह जाता है। सामने एक बेहद प्यारी लड़की कोई फाइल लेकर खड़ी थी। वीर की पलकें नहीं झपक रही थी। वो अपने चेयर से उठकर उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है क्या वो सच है। वो लड़की भी रंधावा के ऐसे रिएक्ट करने पर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। वो अपनी नज़रें घुमाकर इधर उधर देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीर रंधावा एकाएक उसे अपने गले से लगाते हुए, शिवांगी, मैं जानता था कि आप ज़रूर लौटेंगे। आखिर मैंने भी आपसे सच्ची मोहब्बत की है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतनी जल्दी मेरे पास आ गए। वो लड़की कसमसाते हुए, सर ये आप क्या कर रहे हैं? कौन शिवांगी? मैं कोई शिवांगी नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। वीर रंधावा बोला, जानता हूँ जो किया है उससे बहुत नाराज़ हैं आप, लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं कि आप शिवांगी नहीं हैं? वो लड़की गुस्से से जोर से वीर रंधावा को धक्का देते हुए, क्योंकि मैं सच में शिवांगी नहीं हूँ, मैं शिवांशी हूँ। वीर रंधावा ये सुनते ही ध्यान से सर से लेकर पैर तक देखता है। वो लड़की इस वक्त एक घुटने तक की स्कर्ट और ऊपर टॉप पहने हुए, बालों को पोनीटेल बनाए हुए थी। उसका पहनावा कहीं से भी शिवांगी का नहीं लग रहा था, लेकिन वो शिवांगी के जैसे ही दिख रही थी। वीर रंधावा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की गुस्से में, मुझे नहीं करना यहाँ काम, आपके बारे में तो इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी इसलिए मैं आपकी फ़ैन हो गई थी, लेकिन यहाँ तो सच्चाई कुछ और है। जैसे ही वो केबिन के बाहर जाती है, वीर रंधावा अचानक से चिल्लाते हुए, रुको। उसकी आवाज़ से उस लड़की के पैर कुछ पल के लिए कांप गए और वो आगे कदम नहीं बढ़ा सकी। वीर रंधावा खुद को शांत करते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठता है। वो लड़की अब उसको इस तरह शांत अपने चेयर पर बैठा देख उसकी तरफ देखने लगती है। वीर अपने टेबल पर रखे फ़ोन से अपने असिस्टेंट को कॉल कर अंदर बुलाता है। पलक झपकते ही उसका असिस्टेंट उसके सामने था। वो लड़की अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वीर रंधावा क्या करना चाहता है। वीर उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए, इसका रिज्यूम और जो भी इससे जुड़े पेपर हैं वो लेकर आओ। असिस्टेंट सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वीर रंधावा उस लड़की को देखते हुए, बैठो। वो लड़की अभी भी उसको देख रही थी। वीर रंधावा थोड़ी तेज आवाज़ में, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बैठो यहाँ पर। वो लड़की थोड़ा डरते हुए सामने लगे चेयर पर बैठ जाती है। वीर रंधावा बोला, सॉरी, कुछ देर पहले मेरी की गई हरकत के लिए मैं तुम्हें कोई और समझ बैठा था। वो लड़की खुद को संभालते हुए, इट्स ओके। इससे ज़्यादा उससे भी कुछ कहा नहीं जाता। तब तक असिस्टेंट एक फ़ाइल लाकर वीर रंधावा को देता है। वीर रंधावा जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते जा रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो लड़की सच में शिवांगी नहीं थी, वो नैनीताल की रहने वाली शिवांशी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई सब नैनीताल से ही हुई थी। उसके मम्मी पापा का नाम भी वहाँ पर लिखा हुआ था। वीर रंधावा अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहकर उस लड़की की तरफ देखते हुए,
तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की हैरानी और डर से वीर रंधावा को देखते हुए, सर ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर इस तरह आप मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं। वीर रंधावा बोला, इस जॉब से निकालने का मेरा पर्सनल रीज़न है। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है और मैं उन यादों से छुटकारा पाना चाहता हूँ जो तुम्हारे रहते पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि मैं आज सुबह ही इस बात को डिसाइड करके यहाँ आया था, लेकिन शायद उस ऊपर वाले को भी मुझसे दुश्मनी है। मेरे जख्म को कुरेद कर ऊपर बैठा हंस रहा है और मैं नीचे तड़प रहा हूँ। वो लड़की बोली, सर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना तो मैं समझ गई हूँ कि शायद मैं किसी की हमशक्ल हूँ और जिसकी हूँ शायद आप उसे बहुत चाहते हैं। वीर रंधावा बोला, बहुत नहीं बेहद, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं, वो किसी और की है। लेकिन मैं भी अब उसका हो चुका हूँ। आज तक ये सोचता था कि वो मेरी है, लेकिन आज जब सुबह मैंने ये महसूस किया कि वो मेरी नहीं तो क्या मैं तो उसका हूँ। सच मानो 4-5 सालों से जो दिल पर एक अजीब सी दर्द की परत छाई हुई थी उससे मुक्ति मिल गई। मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूँ, लेकिन ये 1-2 घंटे भी उस भगवान से बर्दाश्त नहीं हुए और तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो लड़की शिवांशी वीर की बातें सुन बेध्यानी से उसे देखे जा रही थी। अभी तक उसने मोहब्बत का ये रूप नहीं देखा था। वीर रंधावा बोला, आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई दूसरे विभाग में तुम्हारी जॉब के लिए सिफारिश करूँगा, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिवांशी बोली, सर वैसे मैं कुछ कहने का हक तो नहीं रखती, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ। क्या मुझे यहाँ से दूर भेजकर आपको शांति मिल जाएगी, क्योंकि जो चेहरा आपके दिल की गहराइयों में उधर चुका है मुझे दूर भेज देने से मिट नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं रही तो हो सकता है कि जिस चेहरे को आप बंद आँखों में तलाशना चाहते हैं वो खुले आँखों से भी नज़र आए। मैं एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ, 2 बहन और 1 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। पापा भी बैंक में गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं। भाई भी पढ़ लिख कर प्राइवेट जॉब करने लगा है। बहन की भी शादी हो गई है, भाई की शादी होने वाली है। लेकिन इन सभी में मैंने कभी भी आपके जैसे जज्बात रखने वाली मोहब्बत नहीं देखी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बस इस कुछ पलों में आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन हाँ मैं आपकी फ़ैन थी, क्योंकि जब मैं जॉब के लिए तैयारी कर रही थी तो आपके बारे में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े थे और कहीं भी आपका किसी लड़की या कोई गलत कामों में नाम नहीं आया था। मुझे हैरानी होती थी कि क्या ये सच है या इसके पीछे भी कोई काला सच है, क्योंकि कोई भी नेता अपने इस सफ़ेद लिबास की तरह पूरा सफ़ेद हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जाने क्यों आपको और जानने का मन करने लगा। जहाँ लोग बॉलीवुड सितारे, क्रिकेट प्लेयर के फ़ैन होते हैं, वहाँ मुझे आप अच्छे लगने लगे। जब जॉब के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। आज भी आपको देखने की एक्साइटमेंट में मैं ऑफिस जल्दी आ गई थी, लेकिन कुछ देर पहले जब आपने अचानक से मुझे गले लगाया तो थोड़ा गुस्सा आ गया। मुझे भी लगा कि शायद बड़े-बड़े लोगों की जो सच्चाई लोगों के सामने आती है वो सिक्के का एक पहलू होता है, दूसरा पहलू बेहद ही गंदा होता है। शायद आप भी वैसे ही हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपको गलत समझा, लेकिन सर प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मैं कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। वीर रंधावा उसकी बात सुन अपनी आंखें बंद करते हुए मुट्ठियाँ भींच लेता है। उसे जाने क्यों उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे शिवांगी के एहसासों से भी दूर करना चाह रहा था। लेकिन ये भी सच था कि जिस तरह वो लड़की महसूस कर रही थी वैसा ही उसने शिवांगी के लिए महसूस किया था। इस नाते वो खुद को शांत करने की कोशिश कर अपनी आंखें खोलते हुए, देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिस रास्ते पर तुम आगे बढ़ रही हो वहाँ पर केवल तकलीफ़ मिलती है। मैं खुद ही उस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। काश मैंने अपने कदम उसी समय रोक लिया होता तो मैं भी आज ऐसी हालत में नहीं होता। लेकिन तुम्हें सो कम से कम अपना वजूद बचा सकती हो। तुम उसे पसंद करो जो तुम्हें भी पसंद करता हो। आज तुम मुझे जानना चाहती हो, अगर कल को इससे ज़्यादा दिल में चाहत उत्पन्न हो गई तो क्या करोगे? क्योंकि मेरे पास अब देने के लिए किसी को कुछ नहीं बचा है।
मेरी सारी मोहब्बत, सारे एहसास बस उसके लिए हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत करो और जितनी जल्दी हो सके मेरा ख्याल अपने दिल से मिटा दो। शिवांशी बोली, सर अगर ये एहसासों और ख्यालों को मिटाना इतना आसान होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसकी पहली कोशिश आप खुद करते। वीर रंधावा उसकी बात सुनकर अपनी नज़रें झुका लेता है। शिवांशी बोली, सर मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही और ना ही कभी ऐसा कोशिश करूँगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी भी लगे कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी तरफ कदम ज़रूर बढ़ाना। आपका एक कदम और मैं 100 कदम चल कर आऊँगी। आपको इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी से रूबरू कराऊँगी। तब तक के लिए मैं आपकी एक एम्प्लॉई ही सही, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी दोस्त भी बन जाऊँगी। वीर रंधावा बोला, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने रास्ते में दर्द का कांटा बो रही हो, जिसे सुकून की मंजिल कभी नहीं मिलेगी। शिवांशी बोली, जानती हूँ सर, लेकिन जिस तरह आप सब जानते हुए भी खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो मैं कैसे खुद को रोक सकती हूँ। इन एहसासों पर अपना कोई बस नहीं होता। वैसे सच में वो लड़की बहुत बदकिस्मत होगी जो आपकी मोहब्बत को देख नहीं पा रही है। वीर रंधावा बोला, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन वो खुद किस्मत है। वो जिसकी है वो उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है, तभी तो वो मेरी नहीं हो पाई। ये कहते हुए वो उस पल को सोचने लगता है जब अच्छांश ने शिवांगी को गले लगाया था। शिवांशी बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन है? वीर रंधावा बोला, कभी बिजनेस जगत के बारे में भी सर्च कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बहुत बातें हो गई, अब अपना काम करो। शिवांशी मुस्कुराते हुए, तो मैं क्या समझूं, आपने मुझे जॉब से नहीं निकाला? वीर रंधावा बोला, जब तुम खुद को इस दलदल में धकेलने के लिए तैयार हो तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। मेरा काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना। अब तुम अपने दिमाग से सोचो कि क्या करना है। शिवांशी बोली, मैं अपना सही रास्ता चुन चुकी हूँ। ऑल द बेस्ट, देखते हैं जीत किसकी होती है। वीर रंधावा बोला, एक अपनी मोहब्बत छोड़कर आज तक वीर रंधावा ने कुछ नहीं हारा है। शिवांशी बोली, आपके इन्हीं बातों में मेरा जवाब छुपा हुआ है। मोहब्बत है ऐसी जिसमें इंसान अपना सब कुछ हार कर भी जीत जाता है। कहते हुए वो केबिन से बाहर आ जाती है, अपनी सीट पर बैठते हुए खुद से, ये क्या हो गया है मुझे। कुछ ही देर में मेरा दिल उनके लिए कैसा जज्बात रखने लगा है, जबकि सच्चाई मेरे सामने है। कहीं सच में मैं कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रही। फिर वो अपनी दलीलें देती हुई, नहीं, मैंने उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, बस जो इस दिल में महसूस हुआ वो बताया है। इधर वीर रंधावा अपना मोबाइल उठाकर शिवांगी की तस्वीर देखते हुए, ये कैसा मजाक किया है मेरे साथ। जिस चेहरे से मुझे मोहब्बत हुई थी आज वही चेहरा मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती और ये दूसरा सच जानते हुए भी केवल मुझे देखने की चाहत रखने लगा है। आज कुछ पल के लिए लगा जैसे मेरे दिल को सुकून मिला है, आप मेरे पास आ गई हैं, लेकिन अब तो और ज़्यादा उलझा दिया है। क्या करूं मैं? वो मोबाइल रख अपनी नज़र उठाकर दरवाजे के उस पार देखता है जहां शिवांशी अपने टेबल पर काम करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे को देखकर वीर कुछ देर के लिए खो जाता है, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभालते हुए, वीर ये क्या कर रहा है, वो शिवांगी नहीं है। अब वो अपना सारा ध्यान काम में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नज़रें बार बार शिवांशी की तरफ ही उठ रही थी। बाहर शिवांशी भी अपने काम में मगन हो गई थी। पहले दिन होने की वजह से उसे थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, जिसे वीर का असिस्टेंट सीखने में हेल्प कर रहा था। वीर रंधावा दोपहर के बाद अपने कुछ मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। सारा काम खत्म करके रात को जब वो अपने घर लौटता है तो फिर से शिवांगी की यादें उसे तंग करने लगती हैं। वो अपने कमरे में शिवांगी की सारी तस्वीरों को देखते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। डिनर करने के बाद जब वो अपने बेड पर लेटता है तो आंखें बंद करते ही शिवांगी का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगता है, लेकिन सुबह केबिन में हुई शिवांशी की आवाज़ जैसे ही उसके जहन में ताज़ा होती है, एक बार फिर से वो शिवांगी और शिवांशी के बीच उलझने लगा है। देर रात तक दोनों के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। इधर जयपुर में उद्भव सिंह कल तो नहीं जा पाए थे, तो वो आज देहरादून निकल जाते हैं। उन्होंने जिस आदमी को वीर रंधावा पर नज़र रखने के लिए कहा था
उसकी तरफ से अभी कोई भी गड़बड़ी की संभावना वाली बातें सामने नहीं आई थी। अच्छांश भी अपनी नज़र पूरी तरह से वीर रंधावा पर बनाए हुए था। शिवांगी इन सब टेंशन से दूर अब आराम से अपने काम में बिजी थी। इस बात को लगभग 1 महीने गुजर चुके थे। उद्भव सिंह देहरादून से जयपुर आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर अच्छांश के ऑफिस के लिए 1-2 जगह ज़मीन देखी थी, जिसे एक बार अच्छांश देखकर फाइनल करने वाला था। इस वक्त सभी अपने अपने काम में बिजी थे। कुणाल का बेटा भी अब 1 महीने से ऊपर का हो गया था। इधर शिवांगी की तबीयत 2-4 दिनों से अच्छी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो काम की वजह से थकान समझ इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। अच्छांश उसे आज घर पर आराम करने को कह ऑफिस चला गया था। दिल्ली वाली सरकारी प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका था, जिस वजह से शिवांगी लैपटॉप लेकर काम करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद अस्मिता जी शिवाच को प्ले स्कूल से लेकर आती हैं। 15-20 दिन पहले एक पास में प्ले स्कूल में शिवाच का एडमिशन हुआ था। अस्मिता जी लेने और छोड़ने जाती थी। शिवाच आते ही अपने नानू की गोद में चढ़कर अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा। अस्मिता जी शिवांगी के पास बैठते हुए, तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा आराम कर लेती। अच्छांश सुबह ही बोल कर गया है कि आज तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने देना है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ माँ, अगर बैठ जाऊँगी तो केवल नींद आएगी, वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद ही आ रही है, सुबह भी देर से उठने लगी हूँ। अस्मिता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, काम की थकान से होता है ऐसा। मैं तो कहती हूँ कि एक बार डॉक्टर को दिखा लो, चेहरा भी तुम्हारा कमज़ोर नज़र आ रहा है। तभी शिवांगी को उल्टी के जैसे महसूस होता है और वो बेसिन की तरफ दौड़कर जाती है। अस्मिता जी जल्दी से उसके पीछे जाकर उसकी पीठ सहलाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब उल्टी होना बंद होता है तो शिवांगी को अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगता है। अस्मिता जी उसे लाकर सोफे पर बैठाती हैं। उद्भव सिंह बोले, बेटा तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। शिवांगी हाँ में सर हिलाती हुई, माँ मैं आराम करने जा रही हूँ, बैठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। अस्मिता जी बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। वो उसे लेकर उसके कमरे में आती हैं। शिवांगी लेटते हुए ही आंखें बंद कर लेती है। अस्मिता जी उसका सर दबाने लगती हैं, जिससे वो जल्दी सो जाती है। उसके सोने के बाद अस्मिता जी कमरे से बाहर आती हैं। उद्भव सिंह ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। अस्मिता जी शिवाच को खाना खिलाकर उसे सुलाने लगती हैं। उद्भव सिंह, ऐसी तबीयत खराब तो शिवाच के समय थी, उसकी उल्टी बंद ही नहीं होती थी। ये कहते हुए वो अस्मिता जी की तरफ देखते हैं। अस्मिता जी भी आंखों में चमक भरते हुए उन्हें देखकर जैसे कन्फर्म करना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, और दोनों के दिमाग में जैसे ही कुछ बातें समझ आती है, दोनों मुस्कुराते हुए, मतलब हम फिर से दादी नानू बनने वाले हैं, कहते हुए दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। शिवाच जो अस्मिता जी की गोद में आंखें बंद कर रहा था, दोनों को हंसते सुन फिर से अपनी आंखें खोल, दादी क्या हुआ मुझे भी बताइए। अस्मिता जी शिवाच के गाल को चूमते हुए, शिव हमारे घर में भी आपसे भी एक छोटा बेबी आने वाला है। ये सुनते ही शिवाच की नींद खत्म हो जाती है। वो पूरी तरह से उठकर बैठते हुए, जैसे कुणाल चाचू के यहाँ आया है। अस्मिता जी बोली, हाँ लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लिटिल सिस्टर आए। शिवाच कुछ सोचते हुए, लेकिन मुझे लिटिल सिस्टर नहीं चाहिए, पापा ने बताया था छोटा बेबी आएगा तो मम्मा उसे गोद में लेंगी और मुझे नहीं। अस्मिता जी बोली, नहीं मेरा बच्चा, मम्मा दोनों को प्यार करेंगी, पापा ने झूठ कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि आप बेबी के लिए जिद ना करें। शिवाच बोला, तो क्या वो मेरे भी खिलौने नहीं लेगा और मम्मा मुझे भी गोद में लेंगी। अस्मिता जी बोली, बिल्कुल मेरा बच्चा, जैसे मैं आपके पापा की भी माँ हूँ और आपके मम्मा की भी माँ हूँ। शिवाच हाँ में सर हिला देता है। अस्मिता जी बोली, तो देखो मैं दोनों को प्यार करती हूँ ना, और साथ में अपने शिव को भी तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, कहते हुए उसके सर को चूमती हैं। उद्भव सिंह बोले, बाबू हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और आप छोटू बेबी से प्यार कीजिएगा, ठीक है ना। शिवाच सोचते हुए, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। अस्मिता जी डॉक्टर को लेकर शिवांगी के कमरे में आती हैं, जहाँ वो सो रही थी। अस्मिता जी शिवांगी को जगाती हैं। शिवांगी उठकर बैठते हुए डॉक्टर की तरफ देखती है। डॉक्टर उससे तबीयत के बारे में पूछती हैं।
शिवांगी बताती है कि उसे 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अस्मिता जी बोली, अभी थोड़ी देर पहले उल्टी भी हुई है और चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर चेक करते हुए, आपके लक्षण प्रेगनेंसी वाले लग रहे हैं। आपकी पीरियड को कितना टाइम हो गया है? ये सुनते ही शिवांगी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि उसका पीरियड 10 दिन लेट हो चुका है, लेकिन बोल नहीं पाती। सामने अस्मिता जी थी, जिससे थोड़ी शर्माहट महसूस हो रही थी। अस्मिता जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि शिवांगी प्रेग्नेंट हो। शिवाच्छ उनकी गोद से उतरते हुए शिवांगी के पास आकर, मम्मा छोटा बेबी कब आएगा? शिवांगी शिवाच्छ के मुंह से, ये सुन बेटा, आपको किसने बताया? शिवाच्छ बोला, दादी ने। डॉक्टर हंसते हुए, मतलब उनकी अनुभवी आंखों ने जान लिया कि आप प्रेग्नेंट हैं, कहते हुए अपने बैग से किट निकालकर शिवाची को देते हुए, टेस्ट करके आइए, फिर कंफर्म भी हो जाएगा। अस्मिता जी शिवांगी की झिझक समझ रही थी। वो मुस्कुराते हुए शिवाची को लेकर कमरे से बाहर आ जाती हैं। शिवांगी वॉशरूम में टेस्ट करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही रिजल्ट सामने था। वो प्रेग्नेंट थी। वो अपना हाथ पेट पर रखते हुए आंखें बंद कर लेती है। सामने अच्छांश का चेहरा मुस्कुरा उठता है। शिवांगी खुद से, कुंवर साहब, हम लोग फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। आपकी राजकुमारी ने दस्तक दे दिया है। इधर अपने ऑफिस के केबिन में बैठे अच्छांश को अचानक से महसूस होता है जैसे शिवांगी ने उसे बुलाया हो, और वो जल्दी से लैपटॉप एक तरफ करते हुए मोबाइल उठाकर उसे कॉल करता है। शिवांगी का मोबाइल नीचे ही छूट गया था। उद्भव सिंह नीचे हाल में बैठे बेचैनी से ऊपर की तरफ देख रहे थे। तभी शिवांगी का फ़ोन बजता देख उठाकर देखते हैं तो अच्छांश का कॉल आ रहा था। जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं, अच्छांश बोला, शिवांगी कैसी तबीयत है? उद्भव सिंह बोले, बेटा मैं बोल रहा हूँ, शिवांगी की तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। वो ऊपर कमरे में देख रहे हैं। यह सुनते ही अच्छांश घबरा जाता है। वो चेयर छोड़ते हुए, क्या हुआ है? मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं घर आ रहा हूँ। उद्भव सिंह अभी बिना डॉक्टर के कंफर्म किए कुछ नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो उसे घर आने को कह देते हैं। इधर शिवांगी थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आती है, डॉक्टर देखते हुए, चलिए ये तो कंफर्म हो गया, बाकी कल हॉस्पिटल आकर टेस्ट करवा लीजिए। तब तक के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। आपका बीपी भी लो है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। शिवांगी हाँ में सर हिला देती है। डॉक्टर जैसे ही बाहर आती हैं, अस्मिता जी बोली, डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, कांग्रेचुलेशंस, आप दादी बनने वाली हैं। अस्मिता जी जल्दी से शिवाच को लेकर कमरे में आती है। शिवांगी अभी भी बेड पर बैठी अच्छांश को बताने के बारे में सोच रही थी। अस्मिता जी उसका सर चूमते हुए, भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाएं और आप खुश और स्वस्थ रहें। मैं नीचे भाई साहब को बता कर आती हूँ। शिवांगी हिचकिचाते हुए, माँ इन्हें अभी आप लोग मत बताइएगा। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, परेशान मत होइए, अच्छांश को आप ही बताएंगे। शिवांगी का चेहरा ब्लश करने लगता है। शिवाच्छ शिवांगी की गोद में चढ़ते हुए, मम्मा सच में लिटिल सिस्टर आएगी? शिवांगी बोली, हाँ, लेकिन वो सिस्टर नहीं ब्रदर भी हो सकता है, क्योंकि अभी भगवान जी ने बताया नहीं है। अस्मिता जी नीचे आती हैं। डॉक्टर उद्भव सिंह को बताकर जा चुकी थी। उद्भव सिंह भी बहुत खुश थे। उन्होंने एक सर्वेंट को बाहर मिठाई लाने के लिए भेज दिया था। अस्मिता जी बोली, बधाई हो भाई साहब, अब हमारे घर फिर नन्हा मेहमान आने वाला है। उद्भव सिंह बोले, आपको भी बधाई हो। अच्छांश को कॉल कर देते हैं, वो भी बहुत घबरा गए होंगे। अस्मिता जी बोली, क्यों, उसे कैसे पता? उद्भव सिंह बोले, उद्भव सिंह उसके कॉल आने की बात बताते हैं। अस्मिता जी बोली, थोड़ी देर रुक जाइए, अब तो शिवांगी ही उसे ये न्यूज़ देगी। शिवाच्छ के समय जिस पल से दोनों वंचित रह गए, आज उसकी भरपाई होने दीजिए। उद्भव सिंह मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर में सर्वेंट ढेर सारी मिठाइयों का डब्बा लेकर घर आ जाता है। अस्मिता जी पहले भगवान जी के मंदिर में एक डिब्बा चढ़ाकर बाकी सर्वेंट और गार्ड में बांट देती हैं। सभी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश थे। तभी अच्छांश भी घर आता है, लेकिन वो बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी हॉल में आता है। अस्मिता जी और उद्भव सिंह को देख, आप लोग यहाँ, शिवांगी कैसी है? डॉक्टर चले गए क्या? अस्मिता जी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए, ये बात तो अपनी शिवांगी से ही पूछ। अच्छांश उन्हें इस तरह बोलता देख कंफ्यूज होते हुए,
माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? फिर खुद से ही, मैं खुद देख कर आता हूँ, कहते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अब उसके दिमाग में और भी ज़्यादा उलझन होने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे माँ शिवांगी से नाराज़ नज़र आ रही हैं? जैसे ही वो कमरे में आता है, शिवांगी शिवाच को गोद में लिए उसके तरह तरह के सवालों के जवाब दे रही थी। अच्छांश को देखते ही वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है। उसे पता नहीं था कि अच्छांश घर आ रहा है। वो तो मन ही मन शाम को सरप्राइज तैयारी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो उसे ही सरप्राइज मिल गया। अच्छांश उसके पास आकर बैठते हुए, क्या हो गया था? डॉक्टर ने क्या कहा है? शिवांगी बोली, बाबू आप बाहर जाकर खेलो, जाकर देखो दादी आपके लिए कुछ लाई हैं। शिवाच अच्छांश की गोद में चढ़ते हुए, लेकिन मुझे पापा के साथ खेलना है, मुझे पापा को बताना भी है कि हमारे घर भी अब। शिवांगी जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, मैं पापा को बता दूंगी, थोड़ी देर के लिए आप दादी के पास जाओ। अच्छांश बोला, जान ये क्या कर रही हैं आप? इसका मुंह बंद क्यों किया? शिवांगी शिवाच को उसके गोद से लेकर नीचे उतारते हुए, आप बाहर जाइए, दादी ने आपके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। ये सुनते ही शिवाच अपने होठों पर जीभ फेराते हुए, आइसक्रीम कहते हुए जल्दी से बाहर भागता है। अच्छांश कन्फ्यूज सा माँ बेटे को देख रहा था। उसके जाने के बाद शिवांगी अच्छांश की तरफ देखती है, जो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आज शिवांगी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। नीचे माँ ने भी अजीब सी बात की। शिवांगी अपनी नज़रें झुकाते हुए, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? अच्छांश शिवांगी की कमर में अपने हाथ लपेट करीब खींचते हुए, पहले आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। शिवाच क्या कहने की कोशिश कर रहा था और क्या छुपा रही हैं आप? शिवांगी अपना एक हाथ तकिए के नीचे ले जाकर कुछ अपनी मुट्ठी में दबाकर अच्छांश के सामने कर देती है। अच्छांश कुछ देर तक उसे देखते हुए, ये क्या है? शिवांगी उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर अपने पेट पर रखते हुए, इसे प्रेगनेंसी किट कहते हैं और आप फिर से पापा बनने वाले हैं। अच्छांश तो एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे वो यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ कँपकँपाने लगते हैं। शिवांगी उसके सीने पर अपना सर रखते हुए, आपकी राजकुमारी ने अपने आने की आहट दे दी है। अच्छांश बोला, आप सच कह रही हैं? शिवांगी अपना चेहरा ऊपर कर अच्छांश को देखते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका देती है। अच्छांश की आंखों में खुशियां नमी बनकर छलक पड़ती है। उसके दूसरा हाथ पेट पर हल्की सी हरकत करता है, जिससे शिवांगी को गुदगुदी महसूस होती है। अच्छांश उसे पूरी तरह अपने बाहों में भर लेता है। शिवांगी भी उससे लिपट जाती है। अच्छांश को शब्द ही नहीं मिल रहे थे। बहुत मुश्किल से, थैंक यू जान, आई लव यू। शिवांगी बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छांश शिवांगी को जाने कितनी देर तक इसी तरह अपनी बाहों में लिए इस एहसास को महसूस कर रहा था। ये फीलिंग शब्दों में बयां नहीं होने वाली थी। कुछ देर बाद अच्छांश शिवांगी के माथे को चूमते हुए, चलिए बहुत देर से बैठी हैं, अब थोड़ा आराम कीजिए, अब आपकी लापरवाही नहीं चलेगी, कहते हुए उसे बेड पर लेटाता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, जब आप परवाह करने के लिए हैं तो फिर मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छांश बोला, मैं हमेशा हूँ, लेकिन आज आपने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ कम ही पड़ेगा। वैसे तो शिवाच के रूप में अनमोल तोहफा आपने पहले ही दिया है, लेकिन इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी बोली, तब तो शुक्रिया के हकदार आप भी बराबर के हैं, क्योंकि ये आपकी ही मोहब्बत का हिस्सा है। वैसे तो हर लड़की माँ बनती है, लेकिन अपनी मोहब्बत के अंश को अपने अंदर महसूस करना मुझे हर लड़कियों से अलग बनाता है। अच्छांश बोला, आप सच कह रही हैं, बच्चे तो हर घर में जन्म लेते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए केवल बच्चे नहीं, उनकी मोहब्बत की निशानी होती है। अब तो मुझे हर उस पल को महसूस करना है जो शिवाच के समय नहीं कर पाया, कहते हुए झुककर उसके पेट पर किस कर लेता है। शिवांगी के होठों से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। अच्छांश उसके माथे को चूमते हुए, मैं सभी दोस्तों को बता देता हूँ, नहीं तो कमीने फिर से इस बात के लिए भी मुझे सुनाएंगे। शिवांगी हंसते हुए, ठीक है आप बात कर लीजिए, मुझे तो नींद आ रही है। मुझे तो लग रहा है आपकी बेटी स्लीपिंग ब्यूटी होगी क्या? शायद इसी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छांश बोला, अच्छा है, कम से कम इसी बहाने आप आराम तो करेंगी। शिवांगी बोली, लेकिन इस वक्त काम भी बढ़ा हुआ है। अच्छांश बोला, वो सब मैं डैड के साथ मिलकर देख लूँगा।
मुंबई वाला तो अपना ही रिजॉर्ट है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाकी प्रोजेक्ट आपके एम्प्लॉय संभाल ही रहे हैं। बस दिल्ली वाले प्रोजेक्ट पर थोड़ा ध्यान देना है तो वो भी हो जाएगा। शिवांगी बोली, लेकिन आपकी अपनी कंपनी भी तो है। अच्छांश बोला, तो उसके लिए अनिकेत, कुणाल और बाकी एम्प्लॉय भी है ना, और मैं भी तो देख रेख करूँगा ही। लेकिन अब आपको केवल आराम करना है। हम कल ही डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा लेंगे। शिवांगी अब थोड़ी ही देर में सो जाती है। अच्छांश उसे अच्छे से सुलाकर कमरे से बाहर आता है। शिवाच आइसक्रीम खाकर फिर खेलने में व्यस्त हो गया था। अस्मिता जी मुस्कुराते हुए, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छांश अस्मिता जी के गले लगते हुए, आप लोगों ने तो डरा ही दिया था। अब ज़रा उन कंजरों को भी बता दूं, कहते हुए सभी दोस्तों को कॉल करता है। अनिकेत, कुणाल ऑफिस में ही थे। उन्हें मालूम नहीं था कि अच्छांश घर चला गया है। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी सुन वे लोग भी अब खुशी से चिल्लाने लगे थे। सभी ने अपने अपने घर पर भी फ़ोन करके सबको बता दिया। रात को सभी अच्छांश के घर आ गए थे। कुणाल अपने बच्चे को लेकर पहली बार आया था। स्मिता जी अनिका और बच्चे की आरती नज़र उतार कर घर के अंदर लाती हैं। शिवाच बेबी को देख और ज़्यादा खुश हो गया था। सभी अच्छांश और शिवांगी को बधाई देते हैं। अस्मिता जी बोली, अब तो अनिकेत की शादी अगले साल ही होगी। ये सुनते ही अनिकेत जोर से, लेकिन क्यों? बाकी सब अस्मिता जी की शरारत समझते हुए उनका साथ देने लगते हैं। उद्भव सिंह बोले, हाँ बेटा, अब देखो ना, तुम्हारे सभी दोस्त इस वक्त अपनी पत्नियों की देखभाल में लगे हुए हैं। फिर तुम्हारी शादी में सब तैयारी कैसे होगी? अनिकेत बोला, अरे तो मैं वो सब खुद कर लूँगा ना। उड़ाल बोला, अरे कहीं सुना है कि दूल्हा अपनी शादी की तैयारी खुद करता है? वैसे भी 1 साल की ही तो बात है, अगले साल पक्का तेरी शादी करवा देंगे। अनिकेत चिढ़ते हुए, अच्छा तब तक कहीं तेरा दूसरा बच्चा आ गया, तब तो फिर से तू कहेगा कि 1 साल और रुक जा। ये सुनते ही सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छांश उसे गले लगाते हुए, इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। हम परसों चल रहे हैं ना देहरादून, हम जल्दी से जल्दी डेट निकलवाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। सभी दोस्त फिर से मस्ती में लग जाते हैं। सारी लड़कियां भी शिवांगी के पास बैठी उनकी मस्ती देख रही थी। कोमल, खुशबू, गुंजन की प्रेगनेंसी के 4 महीने हो चुके थे, इसलिए सभी चाह रहे थे कि अनिकेत की शादी जल्दी हो जाए ताकि इन लोगों को भी शादी एंजॉय करने का पूरा मौका मिले। वे लोग 2 दिन बाद देहरादून जाने वाले थे। वैसे तो उद्भव सिंह जब देहरादून गए थे तो गरिमा की फैमिली से मिलकर सारी बातें डिस्कस कर ली थी। उन लोगों को भी उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। उनके लिए तो बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। सभी दोस्त डिनर करने के बाद काफ़ी देर तक बातें करते हुए आज अच्छांश के घर पर ही रह गए थे। अच्छांश शिवांगी को लेकर कमरे में आया, तब तक शिवाच सो गया था। अच्छांश शिवांगी को बाहों में भरकर लेट जाता है। शिवांगी भी आज बहुत खुश थी, अब कोई कमी नहीं थी। अच्छांश को पाकर तो पहले ही पूरी हो चुकी थी, और आज इस बच्चे के आने की वजह से वो खुशियाँ दोगुनी हो गई थी। अच्छांश शिवांगी के होठों को चूमते हुए धीरे धीरे उसे अपने मोहब्बत की दुनिया में लेकर निकल पड़ा। शिवांगी भी अच्छांश की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी। देर रात तक दोनों एक दूसरे की आगोश में सो जाते हैं। अगले दिन अच्छांश शिवांगी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। सारा चेकअप होने के बाद डॉक्टर सब कुछ अच्छा होने को कह डाइट चार्ट और बाकी कुछ बातों के बारे में बताते हैं। अच्छांश उन सारी बातों को अपने दिमाग में फिट कर लेता है। अब वो पूरा टाइम टेबल से शिवांगी को खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना, उसका योगा, मेडिटेशन, हर दिन उसके पैरों की मालिश, सब कुछ खुद ही कर रहा था। शिवांगी भी अच्छांश के इस केयर और प्यार में डूबी इस प्रेगनेंसी टाइम को खूब इंजॉय कर रही थी। शिवाच के समय जितनी अच्छांश की कमी खली थी, इस प्रेगनेंसी में अच्छांश सभी की भरपाई कर दिया था। बीता वक्त लौट कर तो नहीं आने वाला था, लेकिन अब उसके दिल में कोई बुरी याद नहीं थी, था तो केवल अच्छांश का प्यार। अच्छांश भी उसके साथ हर पल साए की तरह था। उसे भी वो हर पल महसूस हो रहा था जो शिवाच के समय शिवांगी ने गुजारा था। वैसे तो शिवांगी ज़्यादा तंग भी नहीं करती थी, ना ही उसे कभी आधी रात को किसी भी चीज़ को खाने की भूख लगी, और ना ही ज़्यादा मूड स्विंग हुआ। लेकिन अब उसे भी इस वक्त आइसक्रीम कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी थी, जैसे शिवाच के समय हुआ था। इसके लिए शिवांगी अच्छांश से गुस्सा भी होती कि अब जो आने वाला बेबी है वो भी आइसक्रीम खाने वाला होगा।
अस्मिता जी और उद्भव जी उसकी बातें सुन हंसते थे। घर में केवल खुशियों का पहरा था। अस्मिता जी और उद्भव जी भी उसका बहुत ख्याल रखते थे। शिवांगी के पसंद का खाना अस्मिता जी अपने हाथों से बनाती। उद्भव सिंह इस वक्त दिल्ली वाले प्रोजेक्ट को खुद देख रहे थे। शिवांगी भी थोड़ी बहुत हेल्प करती। अनिकेत की शादी 20 दिन बाद की तय हुई। शिवांगी ये सुनकर खुश थी। अभी उसकी प्रेगनेंसी के 1 महीने ही हुए थे। बाकी लड़कियां भी खुश थीं क्योंकि अभी उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। सबका पेट हल्का सा निकला था, लेकिन इतना भी नहीं कि उठने बैठने में दिक्कत हो। सभी शादी की तैयारियों में जुट गए थे। अक्षांश के लिए काम बढ़ गया था, लेकिन वो सब अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। शिवांगी का साथ उसे कभी भी स्ट्रेस फील नहीं होने देता था। लेकिन इन सब से अलग इन 1 महीनों में वीर रंधावा के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया था, और ये खुरापात अब क्या रंग दिखाने वाला था ये केवल उसी को मालूम था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।